फ्रेंड्स, फिजिक्स ओएस में फिर से आपका एक बार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो हमने देखा था, बाय डेफिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ये डेफिनेशन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, है ना। तो प्रश्न ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो होते हैं, है ना, उसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है। तो आप ध्यान से समझिए। देखिए, अगर हम मान लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर हैं जिनको हम दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर मैं बोलता हूं कि मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल रहा हूं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूं और उसका मैं लेता हूं मैग्नीट्यूड। क्या लेता हूं? तो मैं ले लेता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखिए, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लूंगा तो ये क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी sin थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ एन के आ जाएगा। एन के यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये आ जाएगा ए बी sin थीटा। ठीक है कि नहीं? आगे बात समझ में। अब अगर मैं इसका पैरेललोग्राम पूरा कर दूं, देखिए ध्यान से, कर दिया और ये आपका रिजल्टेंट आ गया इस तरह से। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, आपको पता है ये ओ पी क्यू एल, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपन ये पहले देख चुके हैं। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ये भी क्या है बच्चों? ए वेक्टर। ये कितना है बच्चों? ए cos थीटा, है ना, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, इसके बाद ये बी, ये ए है तो ये ए cos थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? ए sin थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? ए sin थीटा। अब ध्यान से समझना है, अगर मैं इसको लिख रहा हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं b इंटू ए साइन थीटा, ऐसा लिख सकता हूं इसको, b इंटू ए साइन थीटा। अच्छा देखिए, b क्या है? b है बेस, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, और ए साइन थीटा क्या है? हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, ये हाइट है ना। तो ध्यान से समझिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है बेस, है ना, और इंटू क्या लिखा है? हाइट। क्या लिखा है? हाइट। आई बात समझ में? अब आपसे क्या बोला है, देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो मैं लिख रहा हूँ, है ना, जहाँ पर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या बना रहे हैं? पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स बना रहे हैं। तो मुझे क्या मिल रहा है? बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और कौन सा पैरेललोग्राम? ऐसा पैरेललोग्राम होता है बच्चों जो कि एक्चुअली उन वेक्टर से बना है, ए वेक्टर बी वेक्टर से बना है, जो कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की तरह रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। आई बात समझ में? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्रोवाइडेड दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टेकन एज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब बात आती है, अगर आपको देखिए, ये तो ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस है इसका। अगर आपको मान लीजिए दो वेक्टर दे दिए, आपको दो वेक्टर दे दिए और आपसे बोला कि भाई आप वो उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए जो कि इन दो वेक्टर से बन रहा है। तो देखिए, दो वेक्टर से नहीं बनेगा वो, है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देते हैं कि एक वेक्टर ऐसा दे देंगे ए वेक्टर, दूसरा दे देंगे बी वेक्टर, और बोलेंगे कि अगर इनसे हम एक ट्रायंगल कंप्लीट करें, मतलब तीसरी साइड बनानी पड़ेगी आपको, वो तीसरी साइड यूनिक होती है अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपने फिक्स कर दिए तो। और आपसे पूछा कि निकालिए उस एरिया ऑफ ट्रायंगल को, पैरेललोग्राम नहीं पूछा, ट्रायंगल पूछा। तो याद रखिए, ये जो ट्रायंगल का एरिया होगा इस पैरेललोग्राम के एरिया पे कितना होगा? आधा होगा। तो अगर आपसे ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया स्पेशली, तो आप इसको हाफ क्या कर दीजिएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दीजिएगा। ध्यान से समझिए, क्लियर है इतना? बाकी अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपसे और कर लेता हूं चर्चा, है ना, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, अगर आपसे बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के इक्वल है ना, और आपसे पूछा कि भाई आप बताइए कि थीटा कितना होगा वेक्टर्स के बीच में, इन दो वेक्टर्स के बीच में थीटा कितना होगा। तो इसको करने का तरीका कैसा है बच्चों? देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है ना, वो होता है ए बी sin थीटा एन कैप, है ना, और आपको पता है एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ और नहीं है, वो क्या है? ए बी sin थीटा है। इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिख सकते हैं ए बी cos थीटा।
ए बी से ए बी, ये सिंप्लीफाई हो गया। साइन दोनों तरफ cos थीटा से डिवाइड कर दो, cos थीटा, तो साइन बाय cos क्या आ जाएगा, tan थीटा, और tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 1 के, है ना। तो tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा क्या होता है, 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। तो इस तरह से आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री निकाल सकते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। Friends, now we will study parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition. तो देखिए वेक्टर एडिशन के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ को समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर आप दो वेक्टर्स लेते हैं और दो वेक्टर्स इस तरह लेते हैं कि उन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से, है ना। If two vectors can be represented as two adjacent sides of a parallelogram. तो मान लीजिए हमने एक वेक्टर ले लिया a वेक्टर और दूसरा वेक्टर हमने ले लिया क्या, b वेक्टर, और इनको हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से। एडजेसेंट यानी जुड़ी हुई साइड्स, है ना, क्योंकि उसमें दूसरी ऐसी साइड भी हो सकती है जैसे ये साइड और ये साइड, तो वो जुड़ी हुई ना हो। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इससे एक पैरेललोग्राम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो ये दोनों जो साइड्स होंगी ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये वाली इसके और ये वाली इसके पैरेलल होगी। तो अब मैं क्या कह रहे हैं, इफ यू कैन रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, if two vectors can be represented as two adjacent sides of a parallelogram, okay, like this, then their resultant can be represented, their resultant is represented by the diagonal of the parallelogram, by the diagonal of the parallelogram in magnitude as well as in direction. मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में हम इन दोनों के रिजल्टेंट को इस डायगोनल से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रिजल्टेंट को r वेक्टर से डिनोट करता हूँ, ये एंगल जो है मैंने थीटा लिया हुआ है, अगर ये b वेक्टर है तो ये भी b वेक्टर होगा। और एक बात क्लियर है, रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, है ना। और अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल हो जाएगा, है ना। ये a वेक्टर है, मान लेते हैं इसको नाम देते हैं O P Q L M, है ना। तो ये बात सही है कि PQ जो है वो कितना हो जाएगा, b वेक्टर है, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा b cos थीटा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा b sin थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। अब आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो है इतना हो गया, इसके बाद आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो ट्रायंगल OLQ जैसा आपने पिछली बार किया था वही करना है आपको, है ना। तो बिल्कुल सेम डेरिवेशन है ना। थोड़ा फास्ट कर दूंगा मैं। इन ट्रायंगल OLQ अगर मैं बात करता हूँ, आपको पता है OL स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर, है ना। अब OQ आपको पता है क्या होता है, A प्लस B cos थीटा होता है, तो OL स्क्वायर कितना आ जाएगा, R स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर कितना आ जाएगा, A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने पिछले वाले इसमें किया था। और QL कितना है, B sin थीटा, तो ये आ जाएगा B sin थीटा का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ से R की वैल्यू अगर निकालेंगे वही आएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है, ये भी आ जाएगा। अच्छा, रिजल्टेंट अगर आपको ये आ गया रिजल्टेंट, अलग अलग एंगल्स के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर से उसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन इसको मान लेते हैं कितना है, बीटा, तो वो भी आपको वही निकालना था जैसा अपन tan बीटा लेके करेंगे। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, tan बीटा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, है ना, वो भी उतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू।